बेटियों का नसीब आंचल की कहानी भाग 5। अभी तक आपने जाना, अभय का दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाने पर उसकी माँ आंचल को खूब भला बुरा कहती है, जिसे उसके पापा सुन लेते हैं और बिना कुछ बोले ही वह घर से चले जाते हैं। अब आगे। रात में अभय का फ़ोन आया तो उसका मन इतना भरा हुआ था कि वह रो पड़ी। उसने पूछा, अभय, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं पापा के घर फ़ोन कर लूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, कर लो। उन्होंने पूछा तो नहीं कि आंचल इजाज़त क्यों मांग रही है, मगर वह जान चुके थे कि मम्मी ने गुस्सा किया होगा। फिर आंचल ने पापा के घर फ़ोन मिलाया। घंटी बजती रही पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। वह परेशान हो गई कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि घंटी बजती रहे और कोई फ़ोन नहीं उठाए। उसे डर लगने लगा कि सब ठीक तो है। वह सारी रात भगवान को याद करती रही। सुबह उठी तो फ़ोन की घंटी बज उठी और वह पागलों की तरह दौड़ती हुई बरामदे में आई। सब लोग उस समय सोए हुए थे। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी ओर भैया थे। भैया, वो रोने लगी। पापा ठीक तो है ना? नहीं गुड़िया, वह अस्पताल में है। क्यों भैया? कुछ नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, पर अभी नहीं, थोड़ा दिन चढ़ जाए। दिन तो निकल आया है भैया, आप आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आंचल ने मम्मी जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो पापा जी ने दरवाज़ा खोला। उसने उन्हें बताया तो वह परेशान हो गए और बोले, रुको, मैं अभय की माँ को उठाता हूँ। नहीं पापा, आप उन्हें मत उठाइए, वह तो देर से उठती हैं। और तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आंचल ने जल्दी से बैग में परी का ज़रूरी सामान भरा और भैया के साथ गाड़ी में बैठ गई। भैया का चेहरा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि पापा ठीक नहीं हैं। हे भगवान, मैं अपने पापा को सही सलामत देखूं। उसका दिल डूबा जा रहा था। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चला कि पापा आईसीयू में है। वह मम्मी के गले लगकर रो दी। मम्मी, पापा को क्या हुआ है? कल तुम्हारे घर से होकर आए तो घर के अंदर आते ही गिर पड़े। बस इतना कहा। मेरी आंचल खुश नहीं है। उन्हें फॉलिस अटैक आया था और वह कोमा में चले गए। शाम को भैया उसे घर छोड़ आए क्योंकि वह परी के साथ हॉस्पिटल नहीं रुक सकती थी। घर आकर भी आंचल को कहाँ चैन आने वाला था। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही, सोचती रही कि काश पापा मेरे घर ना आए होते तो आज ठीक होते। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी। दूसरे दिन ड्राइवर आंचल को लेने आया तो मम्मी जी ने साफ मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। साल 6 महीने को बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो क्या तुम रोज़ उन्हें देखने जाती रहोगी? और आंचल चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। आज से पहले उसे अपनी बेबसी का इतना ज़्यादा एहसास कभी नहीं हुआ था। कितनी मजबूर हो गई थी वह। आज उन्हें देखे हुए पूरे 15 दिन हो गए थे। भैया ने बताया कि उन्होंने आंखें खोली थी और आंचल को पुकार रहे थे। उनकी हालत कुछ संभली थी। उसने पहली बार मम्मी जी से मिन्नत की। उनके सामने रोने लगी कि उसे अस्पताल जाने की इजाज़त दे, पर वह नहीं मानी। अभय आ जाए तो उससे इजाज़त ले लेना, मैं उससे पूछे बगैर तुम्हें जाने नहीं दे सकती। और आंचल भी नहीं बोल पाई कि अभय आपसे पूछे बगैर कौन सा कोई काम करते हैं। बड़ी भाभी ने आंचल की सासू माँ से फ़ोन पर बात की कि आंचल को आने दीजिए, तो अभय की माँ ने कहा, आकर ले जाओ अपनी ननद को, फिर वापस मत भेजना, तलाक का इंतज़ार करना। भाभी ने बगैर कुछ बोले फ़ोन रख दिया। उसी रात आंचल के पापा को होश आ गया और वह अपनी प्यारी बेटी को देखना चाहते थे। उन्होंने आंचल की माँ को देखा और उनकी लड़खड़ाती सी जुबान से आवाज़ निकली, आंचल। और जवाब में आंचल की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर अपनी प्यारी बेटी को देखे बगैर ही उनकी सांसें रुक गईं। उनकी आंखें अभी तक खुली थी
आंचल को देखने की हसरत के लिए। बड़े भैया ने आगे बढ़कर उनकी आंखों पर हाथ रखकर बंद किया। सबकी आंखें भर आई। आंचल के ससुराल में फ़ोन करके बता दिया गया था और फिर अर्थी के आखिरी सफ़र की तैयारियों में सब लग गए, पर आंचल अभी तक नहीं आई थी। बड़ी भाभी ने फिर से फ़ोन किया तो अभय की मां ने सीधा मना कर दिया कि अभय की इजाज़त के बगैर आंचल को नहीं भेजेगी। क्या पिता की मौत पर भी अभय की इजाज़त की ज़रूरत है? पर उधर से फ़ोन कट गया था। भाभी ने बड़े भैया को सब बताया तो गुस्से में उनका खून खोल उठा। उन्होंने गाड़ी निकाली और तेज़ चलाते हुए वह आंचल के ससुराल पहुँचे। इतनी बड़ी खबर आंचल के ससुर जी को पता ही नहीं थी। उन्होंने आंचल का हाथ पकड़ा। चलो आंचल। भैया, पापा ठीक तो है ना? हाँ, तुम परी को लो और मेरे साथ चलो, देर हो रही है। मैं मम्मी जी से इजाज़त तो ले लूँ? कोई ज़रूरत नहीं है किसी से इजाज़त लेने की। वह इतनी ज़ोर से बोले कि आंचल एकदम चौंक गई। उनके चेहरे पर गम की मायूसी के साथ गुस्सा भरा था आज। सास उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर बाहर आ गई थी, पर उनके चेहरे को देखकर वह कुछ नहीं बोल पाई। जब आंचल वहाँ पहुँची तो वहाँ एक कोहराम मच गया। उस दिन मौत ही उन्हें बेटी के घर ले गई थी। आंचल, जो उनके दिल का टुकड़ा थी, उसे इस हाल में कैसे देखते, यह तो उनकी बर्दाश्त से बाहर था कि जो बेटी इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी और जिसे बेटों से अधिक चाहा था, शादी के बाद उस पर इतनी मुश्किलें आई थी। वह कितनी परेशानियां झेल रही थी। काश वह सारी बातें ना सुनते तो आज उनकी ज़िंदगी ख़त्म ना होती। आंचल अपने पिता को पकड़कर रो पड़ी। सब ने मुश्किल से उसे हटाया और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी और बहुत देर बाद उसे होश आया तो उसका मन उस बात से दुख रहा था कि वह अपने पिता की मौत की जिम्मेदार थी। काश पापा परी को इतना प्यार न करते तो उससे मिलने ना आते बार बार। वह जब भी आते तो कभी भी उनकी इज्जत कोई नहीं करता था। अभय की माँ अपने कमरे में चली जाती और नंदे अगर कभी सामने पड़ गई तो एक बार हाथ जोड़कर अपने कमरे में जा घुसती। आंचल तो उनके पास बैठ ही नहीं पाती थी। उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती और वह कुछ देर परी के साथ खेलकर चले जाते। काश आंचल भी किसी की परवाह ना करती, किसी से इतना ना डरती तो ऐसा कभी नहीं होता। उस दिन अभय भी पहुँचे, पर सब इतने दुखी थे कि किसी ने उससे बात नहीं की और आंचल को तो ना अपना होश था और ना ही परी का। अभय कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे। आंचल के ससुर और नंदे भी आई थी, पर अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं रहा था। आंचल के पापा, जो कभी अधिक बीमार भी नहीं हुए थे, एक खुश मिजाज और सेहतमंद इंसान थे, वह चले गए थे अपने शरीर का साथ छोड़कर। काश उस दिन अभय उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते तो इतना बड़ा हादसा ना होता शायद। सब उसे दिलासा देते, होनी को यही मंजूर था। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, यह तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। किस्मत को कोई नहीं टाल सकता। आंचल ने अभय के साथ अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। अगर आप मुझे दिल्ली नहीं ले जा सकते तो फिर मैं यही ठीक हूँ। अभय को सारी बातें पता चल गई थी। वह खामोशी से सुनते रहे और फिर उठकर चले गए। आंचल की मम्मी परेशान हो गई कि बिना कुछ बोले क्यों चले गए, कहीं बुरा तो ना मान गए हो। चले गए तो चले गए। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ मेरे पिता के कातिल रहते हो। उसी रात दिल्ली से अभय का फ़ोन आया कि वह उसे अपने साथ दिल्ली लेकर चलेंगे। आंचल तैयार रहे और ससुराल जाकर सामान पैक कर ले, मगर आंचल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने ससुराल जाए। फिर जब अभय आए तो वह उनके साथ ही अपने ससुराल चली गई। आंचल को लगा था कि वह इतने बड़े दुख से गुजरी है, अभय की माँ कुछ तो पसीजेंगी। मगर जब अभय ने सामान पैक करना शुरू किया तो उन्होंने बवाल मचा दिया। इस घर से कुछ नहीं ले जाने दूंगी। इतना ही शौक है दिल्ली जाकर रहने का तो वहाँ जाकर सब कुछ खरीदना। और आंचल अपने दहेज के सामान पर भी अपना हक नहीं ले सकी।
अभय ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्हें साफ जवाब दे दिया, अगर तुम सामान उठाकर ले जाओगे तो बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी। और उनकी यह निराली दलील किसी की समझ में नहीं आई। आंचल समझती थी कि उनके ससुर बेचारे बहुत बेबस थे। मजबूरी में केवल कपड़े और आंचल कुछ ज़रूरत का सामान ही पैक कर सकी। आंचल ने नहीं कहा कि उसे मायके जाना है, फिर भी अभय उसे मिलाने लेकर चले गए और सबको इस बात का ज़रा सुकून हुआ कि अब आंचल अपने पति के साथ रहेगी। दिल्ली तक का सफ़र खामोशी में ही तय हुआ। परी भी सोती रही थी। एक जगह रोककर उन्होंने चाय पी और फिर सफ़र शुरू हो गया। एक सफ़र आंचल के भीतर भी जारी था, दुखों का सफ़र, अंदेशों का सफ़र। सोच रही थी कि अगर परी ना होती तो क्या होता। उसी की वजह से तो वह जीने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो वह अच्छी तरह जानती थी कि अभय के पास ना तो एहसास है और ना ही फुर्सत। साथ ही अब वह अगर अभय पूरी तरह बदल जाए, उसे सारी खुशियाँ दे, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। वह आंचल और उसके मायके में सबका विश्वास खो चुके थे। सफ़र कैसे पूरा हुआ यह तो उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि जो सफ़र उसके भीतर चल रहा था वह बेहद तकलीफ़ देह था। और अब इस सफ़र के बाद नया सफ़र सामने था, नए रास्तों से। वह बिल्कुल बेखबर थी, पता नहीं अब क्या होगा। अजनबी शहर, अजनबी लोग। अभय को एक अच्छा घर मिला था, 3 बेडरूम का घर था। छोटा सा लॉन भी था जिसमें लगे फूलों के पौधों में से खुशबू आ रही थी, क्योंकि काम तो खुद ही करना था। इसलिए आंचल ने सबसे पहले किचन देखा। अभी गाड़ी से सारा सामान उतारा भी नहीं था कि अभय ने अपने घर फ़ोन मिलाया। मम्मी जी उसे वहीं से समझा रही थी। आंचल ने कुछ सुना तो नहीं, पर अभय के बदले हुए तेवर देखकर वो समझ गई कि उन्होंने क्या कहा होगा, क्योंकि अभय ने एकदम सख्त लहजे में कहा, यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। तो यह कौन सी बड़ी बात है, वहाँ भी तो सारे काम मैं ही करती थी, आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा फालतू बातें मत बोलो, परी को सुलाकर खाने के लिए कुछ बना लो। क्या घर में सामान है? हाँ, किचन में रखा है, क्योंकि घर में कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए आंचल ने ज़मीन पर बिस्तर लगा दिया और परी को सुलाकर किचन की अलमारी को चेक किया। उसने आटा गूंथकर रोटियां और सोयाबीन की सब्जी बनाई और खाना खाकर आराम से सो गए। आंचल को नींद नहीं आ रही थी। पिछली सारी बातें उसकी आंखों के आगे आ रही थी और उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही गिर रहे थे। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे भी नहीं थे। घर से ज़्यादा खालीपन आंचल के अंदर था। उसने सोचा, इस घर का खालीपन तो एक दिन दूर हो जाएगा। बाज़ार से सारा सामान आ जाएगा, बेड, सोफ़ा, पर्दे लग जाएंगे, मगर उसके भीतर का खालीपन कैसे भरेगा। अभय सुबह ऑफिस चले गए तो उसकी पड़ोसन आ गई। बहुत प्यारी औरत थी, उम्र में आंचल से 5-6 साल बड़ी होगी। बहुत अच्छे तरीके से साड़ी बांधी थी उसने। उसके खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। मैं मिसेस शर्मा हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। अभय भाई से मुलाकात हो चुकी है। मैंने ही उन्हें कहा था कि वह जल्दी से आपको ले आए। पिछले दिनों आपके पापा की डेथ हो गई थी, अभय भाई ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं इस तरह की बातें करके आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहती। भगवान आपको सब्र और हिम्मत दे। तब से मैं ही बोल रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए। आपका क्या नाम है? जी, आंचल। आंचल, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। जी, मैं यह कहने आई थी कि आज आपको बहुत काम होंगे, तो दोपहर का खाना मैं भिजवा दूँगी, आप मत बनाना। आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? घर में सारा सामान है, मैं बना लूँगी। अरे, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, आपका बहुत धन्यवाद मिसेस शर्मा। मेरा नाम अर्शी है, आप मुझे अर्शी दीदी कह सकती हैं।
अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। अर्शी मुस्कुराई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। अर्शी ने दोपहर का बहुत अच्छा खाना भेजा था और खाना इतना ज़्यादा था कि रात के लिए भी हो गया। आंचल को लगा था कि अब 1-2 दिन में ज़रूरत का सारा सामान खरीद लेंगे, पर उनका ऐसा कोई मूड नज़र नहीं आ रहा था। उसने दबे लफ्ज़ों में कहा, प्लीज़ पर्दे तो ले आते, रात को अजीब लगता है। और आंचल ने देखा कि वह शाम को डबल बेड की चादर खिड़कियों पर तान रहे थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया अपने किसी काम से दिल्ली आए तो उसकी तरफ भी चले आए। अब भगवान जाने उन्हें कोई काम था या फिर मम्मी ने उन्हें भेजा था कि देखकर आए आंचल किस हाल में है। और आज उनको इस हाल में देखकर उनका दिल बहुत दुखा। कैसे लाडों से पाला था। अभय ऑफिस गए हुए थे। आंचल भैया को अपने सामने देखकर इतना खुश हुई कि उससे लिपटकर रो पड़ी। वह खुद भी रो रहे थे और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। वो सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे। आंचल ने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया। उसका मन कर रहा था कि भैया के लिए कुछ अच्छा बनाए, पर घर में वैसा कुछ था ही नहीं। अभय सारी तनख्वाह खुद रखते थे। उसने एक दिन अभय की माँ को कहते सुना था कि आंचल को पैसे मत देना, वरना उसकी आदत बिगड़ जाएगी। घर का सारा सामान खुद ला कर देना। और अभय कह रहे थे, मम्मी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं उसे एक पैसा भी नहीं देता हूँ, पूरी तनख्वाह अपने पास रखता हूँ। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइएगा, मैं आऊँगा तो ले आऊँगा। और आंचल सोच रही थी कि पत्नी और बच्चे के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। बच्चे के दूध के डब्बे पर हमेशा बोलते थे कि बहुत खर्च होता है, ताज़ा दूध लेना चाहिए, पर ताज़ा दूध और भी महंगा पड़ता था और वह इसके लिए भी तैयार नहीं थी। अब परी को कैलॉग्स और दलिया वगैरह की ज़रूरत थी, पर अभय का ख्याल था कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध, रोटी और दाल भी बच्चे के लिए काफ़ी है और फल लाने का तो सवाल ही नहीं था। भैया थोड़ी देर बाद ही किसी काम से चले गए। इतने में अर्शी दीदी आ गई और भैया के आने की बात सुनकर उन्होंने बहुत अच्छा खाना भिजवाया। अच्छी क्रॉकरी में अच्छा खाना स्वीट डिश के साथ। और आंचल की आंखों में उनके प्यार पर आंसू आ गए। घर में मेज कुर्सी क्या, दरी तक नहीं थी, इसलिए आंचल ने चादर की तह करके उसे बिछा दिया। पर 2:30 बजने वाले थे और अभी तक भैया नहीं आए थे। खाना भी ठंडा हो जाएगा। आंचल परेशान बैठी थी। तभी अभय आ गए। वाह, यह दावत का इंतज़ाम कहाँ से हो गया? अर्शी दीदी ने भिजवाया है, बड़े भैया आए हैं। फिर ज़रूरी काम का बोलकर चले गए और अभी तक नहीं आए। और तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। भैया आ गए थे। अभय बहुत खुश होकर मिले और आंचल खाने का बर्तन लगाते हुए सोच रही थी, अभी तो अर्शी दीदी ने भ्रम रख लिया, पर रात को वह क्या करेगी? क्या अभय के साथ दिल्ली जाने पर आंचल की ज़िंदगी कुछ संभल पाएगी? आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानेंगे अगले भाग में। सो फ्रेंड, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।